क्या आप भी एक एवरेज स्टूडेंट होकर टॉपर से कम्पीट करना चाहते हैं? क्या आपको भी जस्ट फिजिक्स का पोर्शन मोस्ट डिफिकल्ट और चैलेंजिंग लगता है? क्या आपके भी जस्ट फिजिक्स के ही पोर्शन में कम मार्क्स आते हैं और आपकी रैंक्स लोअर हो जाती है? क्या आपका भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। माई सेल्फ जुनैद अहमद, और आज इस वीडियो में हम फिजिक्स के पूरे पोर्शन को समराइज करने जा रहे हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाते हैं। तो पर्सनली मेरी राय के मुताबिक अगर आपका सिलेबस क्लियर हो गया है, अगर आपके क्लियर फिजिक्स का पोर्शन कॉन्सेप्चुअल क्लियर है, आप अगर क्लियर नहीं है तो अब अगर देखा जाए तो आपके पास जस्ट 9 या 10 माह है आपको अपनी सक्सेस तक पहुंचने के लिए और आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आपको इस 9 या 10 माह में सबसे पहले क्या करना है, आपका सिलेबस अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब जो आने वाली 3 या 4 माह है इसमें फिजिक्स के पोर्शन को, क्योंकि ये वीडियो फिजिक्स के पोर्शन से रिलेटेड है, पूरा सिलेबस वैसे तो कवर कर लेना चाहिए। और फिजिक्स के पोर्शन को, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट को ये डिफिकल्ट और चैलेंजिंग लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते वो सब, और इसकी वजह से वो कहते हैं कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये हमने पढ़ा ही नहीं था, ये कैसा सवाल आ गया। तो आपको अगर ये सारे सवाल से बचने हैं, ये सारे एक्सक्यूजेज है बाहर के और बाद में कुछ नहीं हो सकता, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको फिजिक्स के पोर्शन पे मुकम्मल तौर पर पूरे सिलेबस को ग्रिप करना है और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? जो भी आपका सिलेबस है वो बुक से अच्छे तरीके से कवर अप कर लें, फार्मूलाज वगैरह देख लें, थ्योरी बेस्ड जो भी आपको देती है, जो भी कंटेंट दिया गया है बुक में वो कवर अप कर लें, रेफरेंस बुक्स पढ़ें। मतलब कि अगर फिर भी आपका प्रोफेसर से ज़्यादा, जो भी जिस भी कोचिंग में आप जाता है उसमें प्रोफेसर से ज़्यादा क्वेश्चनिंग करें और यूट्यूब टीचर से कंसर्न करें और सीनियर स्टूडेंट से कंसर्न करें। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड एक्सप्लोर होगा और आपके माइंड में क्रिएटिविटी होगी। जब आपका माइंड क्रिएटिव होगा तो आप किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। ये पर्सनली मेरी राय है। अब हम देखते हैं कि अगर आपका सिलेबस अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल क्लियर है तो फिर भी स्टूडेंट्स के सिलेबस ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स का कवर अप होता है जब वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है। फिर उस स्टूडेंट के साथ क्या हो जाता है, उससे ये हो जाता है कि उसको पैटर्न नहीं पता होता कि आखिर फिजिक्स के पोर्शन में क्वेश्चंस आने किस वाले, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैं पर्सनली जो भी फिजिक्स का पोर्शन मैंने पास्ट पेपर्स किए हैं, पर्सनली मैंने जो अभी एमडी गेट का पेपर दिया 2025, इसको जनरलाइज मैंने जो एक्सपीरियंस किया, तो फिजिक्स के पोर्शन में बेसिकली 2 एग्जाम के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। पहले वो होते हैं जो आपको थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो आपको प्रॉब्लम बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं। अब थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज जो होते हैं वो भी मैं मानता हूं कि मेरी राय के मुताबिक वो भी आपके 2 एग्जाम के होते हैं। पहले वो होते हैं उसमें थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज पे कंटेंट बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं। कंटेंट बेस्ड एमसीक्यूज का मतलब ये है कि जो भी आपको पॉइंट्स आपकी नोटबुक में नोट किए जाते हैं आपके प्रोफेसर्स के दौरान, वो आपको एक एज वो ही लाइन बाय लाइन या जो बुक में लाइन बाय लाइन लिखा गया है वो आपसे पूछ लिया जाता है। और इस कंटेंट में ये भी आ जाता है अगर वो कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी सिलेबस में दी गई है, फॉर एग्जांपल फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, तो सबसे पहले आपको उस फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करने के हवाले से एमसीक्यूज आ सकता है कि क्या ये स्केलर है, क्या ये वेक्टर है, अगर वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन कैसे मालूम करें, इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा इस सिचुएशन में। तो ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, या फिर उसके यूनिट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, या उसकी डायमेंशन आ सकती है। यूनिट्स में मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स के यूनिट होते हैं, वो आ सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और उसकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो डेफिनेशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो होता है ना, ये कंटेंट बेस्ड एमसीक्यूज होता है। अब इस थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज में पहला तो हो गया क्या, कंटेंट बेस्ड एमसीक्यूज। दूसरा इसमें आता है एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज। अब एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज में आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको उसकी डेली लाइफ में एप्लीकेशन पूछी जाएगी। आप देख रहे हैं मुख्तलिफ मशीन्स जो मुख्तलिफ फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम कर रही हैं, तो वो किसी ना किसी फिजिक्स के लॉ के ऊपर उसका फंक्शन चल रहा है। तो ये आप देखें कि आपको फॉर एग्जांपल मैं इजी एग्जांपल देता हूँ, आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी आप क्वालिटेटिवली कैसे डिफाइन करते हैं या कंटेंट बेस्ड कैसे डिफाइन करते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये क्या हो गए, उसको क्वालिटेटिवली डिफाइन कर गए। अब इसकी मैं आपको बताऊं 10 से 12 इसकी प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जाम्पल एवरी एक्शन और रिएक्शन आप में बराबर होना चाहिए और उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होने चाहिए, एक्शन डायरेक्शन उनका अपोजिट होना चाहिए और वो किस डायरेक्शन में लगनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में, और 2 डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करनी चाहिए और वो अनबैलेंस फोर्सेज हो, बैलेंस फोर्सेज ना हो, और वो जिस बॉडीज पे एक्ट करें उस पर लाजमी तौर पर एक्सेलरेशन पैदा करें। अब आपने ये देख लिया कि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ गई और इन 2 फोर्सेस की नेचर भी सेम होनी चाहिए। तो ये हमने क्या किया, क्वालिटेटिवली उसको डिफाइन किया। अब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है हमारी डेली लाइफ में।
आप देखो वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, बुलेट प्रॉब्लम्स हो गए, या फिर रॉकेट प्रोपल्शन हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज नहीं करते, ऑलमोस्ट ऑल फिजिक्स में यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो भी इसकी एप्लीकेशन है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो मतलब आपको कहने का क्या हुआ कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, ये देखो। तो इससे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी सिलेबस का कंटेंट है, पहले उसको आप थ्योरेटिकली कंटेंट बेस उसको कवर अप करें, बुक से रिलेटेड उसकी जो भी लाइन बाय लाइन है, जो भी उसको कंटेंट दिया गया है उसको कवर अप करने की कोशिश करें, रेफरेंस बुक्स पढ़ें। बेसिकली इस ऐसे एमसीक्यूज को, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज को या उसकी एप्लीकेशंस को हल करने का, सही तरीके से हल करने का यही एक तरीका है कि आप रेफरेंस बुक से पढ़ें, उससे रिलेटेड जो भी वो क्वांटिटी या जो भी टॉपिक आपका सिलेबस में दिया गया है उसका हर किस्म की नॉलेज, हर किस्म की इंफॉर्मेशन उसके बारे में आपके पास होनी चाहिए। और मुख्तलिफ रेफरेंस बुक से रिव्यू करें, मुख्तलिफ टीचर से कंसल्ट करें, ऐसे ही आप थ्योरेटिकल बेस्ड एमसीक्यूज को कवर अप कर सकते हैं। और थ्योरेटिकल बेस्ड एमसीक्यूज पे ज़्यादा बात करने की वजह भी यही है क्योंकि आपको 70 to 80% जो फिजिक्स का पोर्शन चैलेंजिंग लगता है ना, वो ये थ्योरेटिकल पोर्शन ही होता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसको कुछ पॉइंट्स आपके मिस किए गए होते हैं, हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, खासकर जो फ्रेशर होते हैं उसको इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, वो हर चीज़ को आसानी से लेते हैं कि ये चीज़ नहीं आ सकती, पर आपको लाना है, सिंपल से सिंपल चीज़ को आपको माइंड में बिठाना है कि ये आ सकती है और ये मेरी सक्सेस का रास्ता बन सकती है। समझ गए? तो ये हो गए थ्योरेटिकल बेस्ड एमसीक्यूज। और आपको अगर इस साल जैसे पैटर्न चेंज हुआ, 36 एमसीक्यूज है एमडीके के फिजिक्स के पोर्शन में, तो तकरीबन 28 से लेकर 30 एमसीक्यूज आपके थ्योरेटिकल बेस्ड होंगे। और आपको इस तरीके से अगर आप उसको पढ़ेंगे, कंटेंट बेस्ड पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशन कवर अप करते जाएंगे, कम से कम एक टॉपिक की एक एप्लीकेशन भी डेली लाइफ में आ जाए तो आपके लिए बहुत कॉन्सेप्चुअल स्टडी हो जाएगी और आप उसको गलत नहीं कर सकते एग्जाम में। तो ये आपका हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन। अब हम दूसरे नंबर के पोर्शन जो अपने प्रॉब्लम बेस्ड एमसीक्यूज कवर किए उसको कैसे हल करें। प्रॉब्लम बेस्ड एमसीक्यूज होता ये है कि आपको एक बड़ी लंबी चौड़ी सी स्टेटमेंट दी जाती है, फिर उस स्टेटमेंट में अगर जो भी फार्मूला यूज होगा उस पर अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो आपको 3 वेरिएबल्स दिए जाएंगे, जस्ट जो चौथा वेरिएबल होगा वो मिसिंग होगा और वही आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसके लिए मैं आपको 3 शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आपने उसको हल कर लिया तो आपको प्रॉब्लम बेस्ड एमसीक्यूज में भी बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं होगी। पहला ये है कि आपने बेसिक मैथ पे अपनी ग्रिप करनी है। अगर ये आपके जस्ट जो आते तो 20-30 बेस्ड एमसीक्यूज हैं, 20-30 एमसीक्यूज आपके फिजिक्स के पोर्शन में आते हैं, 20-30% यानी 8 से लेकर 9 एमसीक्यूज 36 में से। पर ये आपके बहुत अहम है क्योंकि एक एक मार्क पे आपकी सक्सेस लिखी हुई है, एक एक मार्क आपका गोल के नियर जा रहा है। तो आपको इसको कवर अप करना है। पहले आपको बेसिक मैथ अपनी आसानी से कवर अप करनी होगी। बेसिक मैथ के जो भी बोर्ड मार्क्स वाले रूल हैं या जो भी आपको, और बेसिक मैथ इसलिए लाजमी है ताकि जब आप उस मुख्तलिफ फार्मूलाज को रीअरेंज करें तो आपको आसानी हो सके। तो पहला क्या हो गया, प्रॉब्लम बेस्ड एमसीक्यूज को सोल्व करने की ट्रिक जो पहली हो गई वो आपके पहले नंबर पे ये हो गई कि आपको बेसिक मैथ क्लियर होनी चाहिए ताकि इजी तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो होती हैं वो उसको आप हल कर सकें। दूसरे, आपके फार्मूला शीट आप अपनी बनाएं। फार्मूला शीट कैसे बनाएं? अब आप क्योंकि एमटीकेट एंट्रेंस देने जा रहे हैं या ईकेट एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो आपने एफएससी की फर्स्ट ईयर की कोचिंग कर रखी होगी, इंटर की कोचिंग कर रखी होगी, तो उसमें आप नोट डाउन करें जो भी आपने फार्मूलाज बने। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होंगे फिजिक्स के पोर्शन में, ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150 होगा या 200 होगा। तो क्या करना है, आपको एक अच्छा सा पेज लेकर उस पर ये सारे फार्मूलाज की शीट, या अगर आप ये भी ना करें तो आपके पास व्हाट्सअप लगा हुआ है, आपके पास गूगल लगी हुई है, उससे ये शीट निकलवा लें। मुख्तलिफ अकेडमीज की शीट बनी होती हैं, वो शीट निकलवा लें और उस शीट से रिलेटेड आप उन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली याद कर लें। कॉन्सेप्चुअल याद करने का क्या तरीका है कि आप उसमें देखें कि कौन कौन से वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं और किस वेरिएबल का किस वेरिएबल से क्या रिलेशन है। मैं अगर आपको एक जो आपका तकरीबन ऑल स्टूडेंट्स का पढ़ा हुआ होगा फार्मूला, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स टू डी ma। अब इसमें क्या होता है कि आपको पूरे एक इफेक्ट में फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, तो मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन आपस में क्या होगा, जाहिर सी बात है इन्वर्स होगा। और आपसे इससे भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं प्रॉब्लम बेस में। कैसे पूछे जाते हैं कि मास को डबल कर दिया, एक्सेलरेशन पे क्या होगा, एक्सेलरेशन को 3 टाइम्स कर दिया तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा, मास पे इफेक्ट क्या होगा। तो जब आप ये पूरे फार्मूलाज की एक शीट बनाएंगे ना 200 की या 100 की, तो वो उसमें आप सारे को कवर अप कर लें, ये ऐसे रिलेशन बनाएं अपने। तो इससे होगा क्या कि आपको फिजिक्स में थोड़ा भी कोई एरर होने का चांस होगा ना, वो भी आपका कवर अप हो जाएगा।
तो इससे आपने फिजिक्स के पोर्शन को लेके चलना है, मैथ की जनरल ऑपरेशंस पे काम करना है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे करना है, बेसिक मैथ को कवर अप करना है, फार्मूले की शीट बनानी है और ये अभी से करना है। अगर आप अब ये सोचेंगे कि मैं बाद में करूंगा, कुछ दिन बाद में करूंगा, लास्ट में करूंगा, आखिरी मंथ में करूंगा, अब करने का क्या फायदा है? तो ये आपको ये एक सारे जस्ट आपके एक्सक्यूजेज हैं और ये एक्सक्यूजेज आपके और आपके गोल के दरमियान में खड़े। अगर आप चाहते हैं कि आपको उस गोल तक आसानी से पहुंच जाए तो ये एक्सक्यूजेज आपको आसानी से इस एक्सक्यूजेज को हटाना होगा। तो ये एक्सक्यूजेज जो आपको आते हैं कि अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, इसको अभी से करें। अभी से एक साफ पेज लें, उस पे ये पूरे फार्मूलाज की शीट बनाएं। तो पहले बेसिक मैथ कवर करें, शीट करें और तीसरे नंबर पे स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ें। इंग्लिश पर ग्रिप लाजमी रखें, क्योंकि आपको जब प्रॉब्लम बेस्ड एमसीक्यूज करने हैं तो प्रॉब्लम बेस्ड एमसीक्यूज होते ही जस्ट आर्ट्स या नो होते हैं, तो उनको आपको इंग्लिश को लाजमी लेके चलना है। इंग्लिश में होता क्या है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी जाएगी जिसमें आपको फोर्स भी दिया जाएगा और बाद में उसी स्टेटमेंट को एक इंग्लिश को स्टेटमेंट को टाइम भी दिया जाएगा। अब आपको फोर्स भी दिया गया, अब आपको टाइम भी दिया गया, अब आपको हो गया क्या, आपको आखिर में पूछा जाएगा व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इससे होगा क्या, आप जब आपका इंग्लिश पे फोकस नहीं होगा तो आप व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जो एक वर्ड है रेट, आपका इस पे ध्यान ही नहीं जाएगा, इस पे फोकस ही नहीं होगा। तो आप करेंगे क्या, जस्ट आपका जब एक इमरजेंसी सिचुएशन आती है या प्रेशर वाली सिचुएशन आती है तो रेट वाले लफ्ज को आप मिस कर जाएंगे और रेट वाले वर्ड को मिस कर जाएंगे तो आपको डायरेक्ट जो भी फार्मूला होगा फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से और जो भी आपका आंसर आएगा वो जस्ट चेंज इन मोमेंटम वाला होगा, ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला। और इससे होगा ये कि आपका जो आंसर है वो पूरा गलत हो जाएगा। तो आपने इंग्लिश को भी अच्छे से लेके चलना है, स्टेटमेंट को पूरी तरीके से पढ़ना। और इस क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं था, जो भी आपको फोर्स वाला मैग्नीट्यूड दिया हुआ था जस्ट आपने उसको लेके चलना था और उसको सही तरीके से उस क्वेश्चन के ऑप्शंस में देखना था और उसको टिक मार्क करना था। तो प्रॉब्लम बेस्ड एमसीक्यूज करने की जस्ट यही एक ट्रिक्स है कि बेसिक मैथ को कवर अप करें, फार्मूला शीट बनाएं, जो भी आपको फर्स्ट ईयर इंटर में कहीं से भी मिले हैं, एकेडमी टीचर्स ने लिखा है उसको एक शीट बनाएं अपनी। और तीसरे नंबर पर इंग्लिश पे फोकस करें और हर एक वर्ड को एक आम वर्ड की तरह देखें और हर एक वर्ड में एक ट्रिक रखी होती है, खास करके फिजिक्स के पोर्शन में। तो यही टूर ओवरऑल जो फिजिक्स की समरी है यही उसमें पूछे जाते हैं कि 60 to 70% यानी 30 क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल बेस्ड होंगे और 6 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस आपको या 20 या 30% क्वेश्चन अपने प्रॉब्लम बेस्ड होंगे। तो आपका अगर सिलेबस क्लियर है, इस तरीके से रख के चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फिजिक्स के पोर्शन में 33+ MCQs आप करेक्ट करके आएंगे। तो यही आपके लिए विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट। अगर आप 2026 में MDK देने जा रहे हैं या एक देने जा रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।